डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन के बारे में और इसमें हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में कर्सोरियल एडेप्टेशन यानी धावक अनुकूलन, फॉसोरियल एडेप्टेशन यानी खननी अनुकूलन, स्केंसोरियल एडेप्टेशंस यानी आरोहण अनुकूलन और डेजर्ट एडेप्टेशंस यानी मरु अनुकूलन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे केव एडेप्टेशन के बारे में। कई प्राणी गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, केव्स में रहते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। और स्थायी रूप से गुफाओं में रहने वाले प्राणियों में कई सारे एडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं जो कि अधिकांशतः विलोपनकारी होते हैं। इस तरह के परिवर्तनों के कारण सरलतम पारिस्थितिकी यानी कि सिंपलेस्ट इकोलॉजी, नेचुरल एनिमीज का अभाव और कंपटीशन जो है वो भी नहीं होती है वहाँ पे। तो गुफा में रहने वाले प्राणियों के शरीर में पिगमेंट्स जो है एब्सेंट होता है और इनकी बॉडी जो है या तो कलरलेस होती है या येलो वाइट कलर की होती है। बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है और इसके अपेंडेजेज लेस डेवलप्ड होते हैं। इसका एक्सटर्नल स्केलेटन फ्रेजाइल होता है और इसमें आइज एब्सेंट होती है क्योंकि केव्स में सनलाइट एंटर नहीं हो पाती है। लेकिन इसके जो है विजन से रिलेटेड सेंसेज की एब्सेंस में यहाँ पर टेंटाकल्स या अन्य जो थिग्मो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट एडेप्टेशंस या उड़ियन अनुकूलन। वे प्राणी जो वायु में उड़ने की क्षमता रखते हैं, तो ये एनिमल्स जो हैं कुछ देर तक हवा में उड़ सकते हैं, जबकि कुछ प्राणी जो हैं वो केवल कुछ समय तक ही हवा में ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्राणी जो ग्लाइडिंग करते हैं, उनको विसर्पणशील प्राणी कहते हैं, ग्लाइडिंग एनिमल्स कहते हैं। वायु में उड़ने या ग्लाइडिंग या फ्लाइट के लिए या ग्लाइड के लिए इन प्राणियों में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे उड़ने के लिए इन एनिमल्स की बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि उड़ते समय वायु के प्रति कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करे। शरीर पर फेदर्स पाए जाते हैं जो शरीर को कवर करने के लिए और इनको फ्लाइट में भी हेल्प करते हैं। इनके फोरलिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जो इनको उड़ने में मदद देते हैं और ये पंख ही इन्हें वायु में उड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। पंखों को चलाने के लिए यानी कि उड़ते समय इनको अपने विंग्स को हिलाने के लिए पावरफुल फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं और बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बनाए रखने के लिए इनकी गर्दन लंबी होती है और बीक पाई जाती है। इनकी बीक जो है वो फॉरसेप की तरह काम करती है जो कि भोजन को पकड़ने में भी सहायक होती है। इनकी फ्लाइट मसल्स के लिए इनकी अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल जो है वो रिजिड हो जाती है। पक्षियों में क्लेविकल और कोरोकोइड बोन्स जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाती है। इसी प्रकार से इनका स्टर्नम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और मसल्स के जुड़ने के लिए इनमें कील या नौतल पाया जाता है। बॉडी का वेट कम करने के लिए इनकी बोन्स जो है हॉलो बोन्स पाई जाती हैं जिनको न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। इनका यूरिनरी ब्लेडर और फीमेल में एक ओवेरी और एक ओविडक्ट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें बाइपीडल लोकोमोशन द्विपादिक गमन पाया जाता है और इनकी वर्टिब्रीज या कशेरुकाएँ जो हैं वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, संगलित हो जाती है। जैसे थोरेसिक एंड सैक्रल वर्टिब्रीज जो हैं यानी कि वक्षीय और कट्टी प्रदेशीय कशेरुकाएँ मिलकर के फ्यूज होकर के सिन सैक्रम का निर्माण करती है। इसी प्रकार से इसके टेल रीजन की वर्टिब्रीज जो हैं ये फ्यूज होकर के पाइगो स्टाइल बनाती है। क्योंकि उड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है उड़ने में, इसलिए इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और इनमें लंग्स के अलावा
एयर सैक्स पाए जाते हैं जो कि इनकी बोन्स, खोखली बोन्स तक फैले हुए होते हैं। इसी कारण से इनकी खोखली जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, वायवीय अस्थियाँ। इनके टिश्यूज़ में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आरबीसी की संख्या भी अधिक होती है। यहाँ पर कुछ ये जो एनिमल्स दिखाए गए हैं, जिनमें कि यहाँ पर उपस्थित जो एनिमल्स है, इनमें इनकी त्वचीय झिल्ली जो है वो इनको ग्लाइडिंग में और उड़ने में मदद कर रही है। जैसे कि ड्रैको है, फ्लाइंग लेमूर है, फ्लाइंग स्क्विरल है। इनके तो अग्रपाद और पश्चपाद के यानी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बीच की इनकी जो पटेजियम है, यानी जो स्किन मेम्ब्रेन है, वो एक्सटेंडेड है या फैली हुई है। जबकि नीचे दिखाई गई जो बैट है, इसके फोर लिम्ब्स की डिजिट्स के बीच की जो स्किन होती है वो एक्सटेंडेड होकर के फैली हुई होती है, जो कि इसको उड़ने में मदद करती है। इनका ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है। इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन, इसका सेरिबेलम और इसके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स यानी पेशीय सामंजस्य केंद्र जो हैं वो अधिक विकसित होते हैं। उड़ते समय प्राणी मुख्य रूप से अपनी विजन पर डिपेंड रहता है, अतः इनमें आइज वेल डेवलप्ड होती है और आइज के अलावा इसमें अदर सेंसरी ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं। ग्लाइडिंग एनिमल्स में पंखों में फेदर्स के स्थान पर, यहाँ पर विंग्स के स्थान पर इनकी जो स्किन मेम्ब्रेन है, जिसको पटेजियम कहते हैं, पाई जाती है। यह बैट्स में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, चमगादड़ों में इनके फोर लिम्ब्स की अंगुलियों के बीच में त्वचीय झिल्ली पाई जाती है, पटेजियम पाई जाती है। ड्रैको और उड़न गेको के शरीर में त्वचीय झिल्ली अग्र और पश्चपादों के बीच धड़ के दोनों पार्श्वों में पाई जाती है, यानी कि इसकी बॉडी के लेटरल साइड्स में पाई जाती है। और फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग लेमूर में पटेजियम इसके हाइंड लेग्स और इसकी टेल के बीच में पाई जाती है। कुछ ग्लाइडिंग फिशेज जैसे कि एक्जोसीटस है, तो इसमें जो पेक्टोरल फिन्स है इसके, ये हाईली डेवलप्ड होते हैं, जो कि इसको ग्लाइडिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एडेप्टेशंस, जलीय अनुकूलन। अब जलीय आवास में कई सारे प्राणी रहते हैं और मुख्य रूप से दो प्रकार के प्राणी जल में रहते हैं। एक तो होते हैं जो पूरी तरह से पानी में ही पाए जाते हैं, जल में ही पाए जाते हैं, तो इनको हम प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। और दूसरे वे प्राणी होते हैं जो कि पानी में रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, तो उनको सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्स है, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर रहने वाले प्राणियों में जो विशेषताएं या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं वे इस प्रकार से हैं। जल में रहने वाले प्राणियों की बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ताकि जल के प्रति कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न हो। इसलिए इनका शरीर जो है बोट शेप्ड या नौकाकार होता है। इनकी स्किन जो है वो स्लाइम होती है या चिकनी होती है, और हेड, बॉडी और इसकी टेल जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं या पार्श्वतः संपीड़ित होते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स पाए जाते हैं या पेडल्स के समान इनके फुट पाए जाते हैं। मछलियों में, जो कि प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्स है, क्योंकि यह पूरी तरह से जल में ही रहती है, इनमें फिन्स पाए जाते हैं जो कि फिन रेज के द्वारा आधारित होते हैं। और सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स में फुट जो हैं वो पेडल शेप्ड होते हैं, जैसे एक्वेटिक टर्टल्स, फ्रॉग और जलीय जो एक्वेटिक बर्ड्स है, इनके पैरों में अंगुलियों के बीच में फुट वेब पाया जाता है या त्वचा का जाल पाया जाता है। लोकोमोशन के समय फिशेज जो हैं बॉडी को लेटरल अंडुलेशन के द्वारा आगे की तरफ धकेलती है, तो पार्श्वतः तरंगण गति इसमें पाई जाती है।
एक्वेटिक एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं जो जलीय श्वसन के लिए, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए एडेप्टेड होते हैं। और सभी बोनी फिशेज में गिल्स के अलावा एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स में इनकी नेक या तो स्मॉल होती है या एब्सेंट होती है। जलीय प्राणियों में जॉज में च्यूइंग कैपेसिटी या चूर्ण क्षमता नहीं पाई जाती है और इनके टीथ भी सिंपल टाइप के होते हैं और ओमोडोंट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है डीप सी एडेप्टेशंस यानी गहन सागरी अनुकूलन। तो ओशियंस में रहने वाले अनेक जो एनिमल्स होते हैं वो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और इस तरह के आवास की कुछ विशेषताएं होती है क्योंकि ज़्यादा गहरे समुद्रों में सनलाइट एंटर नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे एकदम अंधेरा रहता है। और समुद्र की गहराई में जो सीजनल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो भी नहीं पाया जाता है और जल का वाटर टेम्परेचर जो है वो भी कम होता है और कांस्टेंट रहता है और गहराई में वाटर करंट्स का भी अभाव होता है। इसके अलावा वाटर प्रेशर भी बहुत अधिक होता है और वहाँ पे एक्वेटिक जो वेजिटेशन है वो भी नहीं पाई जाती है। अतः गहरे सागर में रहने वाले प्राणी जो हैं इन स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए एडेप्टेड होते हैं। जैसे गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणियों का आकार सामान्यतः छोटा ही होता है क्योंकि उन पे वाटर का प्रेशर बहुत अधिक होता है और अत्यधिक दबाव के कारण जो समुद्री जंतु है वो पृष्ठ से प्रति पृष्ठ की तरफ चपटे होते हैं, यानी कि डोर्सो वेंट्रल सरफेस जो है वहाँ से ये फ्लैटेंड होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणियों का जो स्केलेटन है वो भी वीक होता है और फ्रेजाइल होता है क्योंकि नीचे वाटर टेम्परेचर कम होने के कारण इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इनकी बॉडी का कलर जो है वो या तो सिंपल होता है और इनमें पिगमेंट जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। गहरे समुद्र में गहन अंधकार पाया जाता है, अतः अधिकांश मछलियाँ या तो ब्लाइंड होती है या उनकी आईज बहुत बड़ी होती है। इनमें विजन कम विकसित होने के कारण इनके जो टेंटाकल्स है वो लंबे हो जाते हैं और हाईली डेवलप्ड होते हैं। भोजन के लिए या तो ये एक दूसरे को शिकार करके खाते हैं या सतह की तरफ रहने वाले प्राणी जब मृत्यु के पश्चात नीचे डूबते हैं उन्हें खाते हैं या सतह की तरफ पाए जाने वाले प्राणियों द्वारा त्यागे गए अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अधिकांश प्राणियों में बायोल्यूमिनेसेंस का गुण पाया जाता है, संदीप्तिशीलता का गुण पाया जाता है जिससे ये अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि इनके शरीर से जुगनू में जैसे प्रकाश दिखाई देता है तो वैसे ही इनके शरीर से भी अलग अलग रंग के प्रकाश जो हैं वो पाए जाते हैं जिसके कारण जो इनका शिकार है वो इनकी तरफ आकर्षित होता है। इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है, पैतृक सुरक्षा पाई जाती है और ये अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक एडेप्टेशंस, परजीवी अनुकूलन। दो प्राणियों का वह सह संबंध जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भोजन या फिर अपने आश्रय के लिए निर्भर रहता है, या तो भोजन के लिए रहेगा या आवास के लिए रहेगा, तो इसको पैरासिटिज्म कहते हैं। वह प्राणी जो कि आश्रय देता है यानी रहने के लिए जगह देता है वह होस्ट कहलाता है और दूसरा वाला प्राणी जो है पैरासाइट कहलाता है। क्योंकि पैरासाइट दूसरे प्राणी पर निर्भर करते हैं अतः उनके शरीर में कई सारे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस उत्पन्न हो जाते हैं और ये एडेप्टेशंस जो है पैरासिटिज्म के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये पैरासिटिक एडेप्टेशंस जो है जैसा कि हम फीताकृमि या टैपवर्म में टीनिया सोलियम में पढ़ते हैं या हम फैसियोला हिपेटिका में पढ़ते हैं, तो इनका जो शारीरिक गठन है वो सरल होता है।
इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम में होता है। सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इनमें क्यूटिकल जो है वो कठोर होती है और हार्ड होती है और एंजाइम रेजिस्टेंट होती है, जिससे कि होस्ट के बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो उसको नष्ट नहीं करे। होस्ट के शरीर में चिपकने या लटकने के लिए हुक्स पाए जाते हैं या सक्कर्स पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी से डाइजेस्टेड फूड को अपने शरीर में सक करते हैं या खींचते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है, रिप्रोडक्शन रेट वेरी हाई होती है और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप। तो फर्स्ट था स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जिसमें हमने 9 प्रकार के अनुकूलनों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। प्रत्येक प्राणी अपने आवासीय वातावरण में होने वाले स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तनों के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है तथा अनुकूलन उत्पन्न करता है। अनुकूलन केवल स्ट्रक्चरली हो यह आवश्यक नहीं है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस के साथ साथ में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी विकसित हो जाते हैं। अतः फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस और स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस के मध्य कोई स्पष्ट विभेदन रेखा नहीं होती है। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस जो हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस से संबंधित होते हैं। जिस तरह प्राणी किसी विशेष आवासीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र में निवास करता है तो उसके ऑर्गन्स में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस निम्न प्रकार से विकसित होते हैं। जैसे डेजर्ट हैबिटेट में रहने वाले जो रेप्टाइल्स है में वाटर कंजर्वेशन के लिए उनमें यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी पदार्थों को त्यागा जाता है। यूरिक एसिड जो होता है जल में इनसॉल्युबल होता है और सॉलिड फॉर्म के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। यही नहीं, पक्षियों में जिनमें फ्लाइट एडेप्टेशंस के तहत भार को कम करने की दृष्टि से ये भी एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड को त्यागते हैं। डेजर्ट हैबिटेट में रहने वाले प्राणियों के भोजन में फैट की मात्रा अधिक होती है, फैट की क्वांटिटी अधिक होती है, क्योंकि लिपिड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है और जल भी मिलता है। इस तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट से निकलने वाला जल जो है वो शरीर में जल की कमी को पूरा करता है। इसी प्रकार से इनमें साल्टी वाटर में रहने वाले या ब्रैकिश वाटर में रहने वाले प्राणियों में इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए रक्त में यूरिया को रोक करके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में ये डाइल्यूट यूरिन जो है एक्सक्रीट करते हैं। बॉडी में होने वाले टेम्परेरी चेंजेस के कारण उत्पन्न स्थिति में प्राणी इक्विलिब्रियम को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, तो शीघ्र ही उसे पुनः स्थापित कर लिया जाता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्साइटेड होकर के पसीने का सिक्रीशन करती है और स्थिति को बनाए रखती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर जो स्मूथ मसल्स है या अरेखित पेशियां हैं ये स्प्लीन को उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न करके ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और आरबीसी को अधिक संख्या में छोड़ती हैं ताकि ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। बीजों में अंकुरण के समय यदि उन्हें अंधेरे में रखा जाए तो वे लंबे और पर्ण हरित विहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ एनिमल्स में जो हैं सीजनल एडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं। जैसे पोलर बेयर में समर में इनका कलर जो है वो ब्राउन और विंटर में वाइट हो जाता है, जो कि उस सीजन में पाई जाने वाली
हाँ, विंटर में जैसे बर्फ़ गिरती है, इस कारण से उनके बॉडी का कलर जो है वो वाइट हो जाता है, जो कि वहाँ के बैकग्राउंड से मैच करता है। वातावरण के निश्चित तापक्रम पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना, पक्षियों में ब्रीडिंग सीजन और नॉन ब्रीडिंग सीजन के बीच में प्लूमेज में परिवर्तन होना, इसी प्रकार से अधिक शारीरिक ऊर्जा के व्यय के कारण भोजन की ऑक्सीकरण दर, ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ग्रहण की जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में वापस होमियोस्टेसिस को प्राप्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार से आर्टरी प्रेशर बढ़ने पर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो कार्यकीय अनुकूलनों के अंतर्गत वे सभी स्वतः नियामक क्रियाएं आती हैं जो कि एनिमल अपने जीवन काल में करता है। इस तरह प्राणी जो है स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल दोनों रूपों में वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है, ताकि परिवर्तित हो रही परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। थर्ड है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस। तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस में तो ज़्यादातर डेजर्ट एडेप्टेशन के बारे में पूछा जाता है, और प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में करीबन हर साल ही पूछा जाता है। प्राणी जिस किसी भी प्रकार के पारिस्थितिकीय आवास में रहता है, वही निश्चित रूप से उसके नेचुरल एनिमीज भी पाए जाते हैं, जिनसे उसे अपने आप की रक्षा करनी होती है। तो शत्रुओं से बचाव के लिए प्राणी अपने में जो एडेप्टेशंस डेवलप करता है उन्हें प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस कहते हैं। इनके अभाव में प्राणी का उस आवासीय क्षेत्र में, उस हैबिटेट में जीवित रहना संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस को मुख्य रूप से दो सीरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है कलरेशन, सेकंड है मिमिक्री। तो फर्स्ट है कलरेशन। प्राणियों में त्वचा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स के कारण उनका रंग अलग अलग दिखाई देता है। प्राणियों के शरीर का रंग उनके प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिनके कारण वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होता है। फर्स्ट है कॉन्सीलिंग कलरेशन या गोपक रंजन। कई प्राणियों के शरीर का रंग उसके वातावरण के अनुसार होता है, ताकि वह दूर से अपने आप को वातावरण में छिपा सके, वह आसानी से शत्रु को दिखाई न दे। यही नहीं, इस तरह का कलरेशन जो है शिकारी प्राणियों को अपने शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है, अन्यथा उनके लिए शिकार पकड़ना कठिन हो जाएगा। प्रथम स्थिति में एडेप्टेशन अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, और दूसरी स्थिति में एडेप्टेशन जो है भूख मिटाने के लिए है या भोजन प्राप्ति के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊँट का रंग जो है मिट्टी की तरह होता है, पोलर बेयर का कलर जो है वो आइस की तरह सफ़ेद होता है, जेब्रा का रंग जो है धारीदार है, इसी प्रकार से टाइगर का रंग भी धारीदार होता है, ताकि घास में चिप करके आसानी से शिकार पकड़ सके। इसी प्रकार से अगर डेजर्ट फॉक्स को देखें तो वो अपने वातावरण से उसका कलर इतना मैच करता है कि जब तक वो उस जगह से नहीं हिले तब तक कोई भी उसको आसानी से उसकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है वार्निंग कलरेशन, भय सूचक रंजन। कुछ रंगों की यह विशेषता होती है कि वे चेतावनी भरे होते हैं, जैसे लाल, पीला, काला आदि। जिन प्राणियों का रंग गहरा लाल या पीला या काला होता है, प्राय वे खतरनाक होते हैं, या तो वे विषैले होते हैं या वे फिर अखाद्य प्रकार के होते हैं, जैसे कोरल स्नैक्स। नेक्स्ट है सिग्नल मार्क्स। वर्जीनिया हिरन यूथी प्रकार के होते हैं और उनकी पूंछ की अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर एक वाइट कलर का स्पॉट पाया जाता है। किसी वार्निंग का आभास होने पर समूह में से कोई भी, उस ग्रुप में से, उस हर्ड में से कोई भी हिरण अपनी पूंछ उठा करके सफ़ेद रंग दिखाता है, जिससे कि पूरा जो हर्ड है उनको वार्निंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वे उस स्थान से भाग जाते हैं। इसे वार्निंग सिग्नल कहते हैं, जिससे प्राणी अपनी व समूह की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है मिमिक्री।
प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्राणी अपने आवासीय क्षेत्र में पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुओं एवं सजीव प्राणियों से इतने अधिक मिलते जुलते होते हैं कि एकाएक उनको पहचानना बहुत कठिन होता है। प्राणी अपनी रक्षा के लिए या शिकार को पकड़ने की दृष्टि से अपने आवासीय क्षेत्रों की वस्तुओं के रंग या आकृति से मिलते जुलते होते हैं तथा कभी कभी अन्य प्राणियों के समान व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसी नकल वे इसलिए करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ सके। इस तरह के अनुकूलना को मिमिक्री कहते हैं और 1862 में सर्वप्रथम हेनरी वाल्टर बेट्स ने मिमिक्री थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की थी और इन्होंने मिमिक्री को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था। भिन्न कुलों के सदस्यों के बीच में यानी डिफरेंट फैमिलीज के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में और एक्सटर्नल जो दिखावट जो कि या तो उनके शेप के कारण होती है या उनके कलर की समानता जो होती है उसमें पाई जाती है, इसको मिमिक्री कहते हैं। कैसा होना चाहिए? बाहर से दिखना चाहिए, उसकी शेप जो है वो उससे मैच करनी चाहिए या उसका कलर जो है जिसकी वो नकल कर रहा है उससे मैच होना चाहिए। इसमें नकल या अनुकरण करने वाला प्राणी जो है वो मिमिक कहलाता है और जिसकी नकल उतारी जाती है उसको मॉडल कहते हैं। मिमिक्री को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में, दो सीरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, सेकंड है एग्रेसिव मिमिक्री। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्राणी अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपना रूप जो है वो पारिस्थितिकी आवास में पाए जाने वाले किसी निर्जीव या सजीव वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के अनुरूप बना लेते हैं, जिससे उनके परभक्षी जो हैं, प्रीडेटर या उनके एनिमी जो हैं का कोई प्रयोजन नहीं होता है, यानी कि उनको उनके शत्रु जो हैं वो नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी सुरक्षा करते हैं। प्राणी अपने कलरेशन, अपने शेप या अपने बिहेवियर से प्रोटेक्टिव जो मिमिक्री का डेमोस्ट्रेशन करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टिव जो मिमिक्रीज है का अध्ययन निम्न उदाहरणों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे क्रिप्टोलिथोडस जीनस के जो केकड़े हैं, क्रैब्स जो हैं, वो गोलाकार और सफ़ेद रंग के होते हैं और ये समुद्र तट पर पाए जाने वाले सफ़ेद गोलाकार कंकड़ों के समान दिखाई देते हैं। इनमें कंकड़ों से इतनी अधिक समानता होती है कि जब तक केकड़ा गति नहीं करे इन्हें कंकड़ों से विभेदित करना कठिन होता है। इस तरह ये केकड़े निर्जीव वस्तु का अनुकरण करके अपने आप की रक्षा करते हैं। सेकंड है फाइलियम या जिसको पर्णकीट पादप पत्ती का अनुहरण करता है। फाइलियम जो है या पर्णकीट जो पादप इसको कहते हैं, पत्ती का अनुहरण करता है। इसका शरीर चपटा और हरे रंग का होता है और इसके पंखों में पत्तियों की तरह सिरा विन्यास पाया जाता है, जिससे यह पत्ती जैसा दिखाई देता है और शत्रु को धोखा दे सकता है। थर्ड है जियोमेट्रिड मॉथ है। इसका लार्वा पादप शाखा से यानी कि ब्रांच से की तरह भूरे रंग का दिखाई देता है। यह पादपों पर रहता है और पादप शाखा को अपनी प्रॉप लेग्स की सहायता से पकड़ करके उस ब्रांच के साथ में एक एंगल बनाते हुए एक शाखा के समान अपने आप को स्थापित कर लेता है। इस तरह यह पादप शाखा से इतना अधिक मिलता जुलता होता है कि आसानी से अपने शत्रु को धोखा दे देता है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है फाइलियम जिसको पर्णकीट पादप कहते हैं। सेकंड इसमें नीचे की तरफ जो दिया गया है जियोमेट्रिड कैटरपिलर, तो यह पादप की शाखा के समान अपने आप को स्थापित कर लेता है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है कालीमा पारालेक्टा जिसका कि ऊपर डायग्राम दिया गया है। तो कालीमा पारालेक्टा जो है यह ड्राई लीफ यानी सूखी पत्ती का अनुहरण करती है, इसलिए इसको पर्ण तितली भी कहते हैं। तो सूखी हुई पत्ती के समान दिखाई देती है। इसके पंखों की सिराएं और पश्च पंख का लंबा होना इसे पत्ती का स्वरूप प्रदान करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरे पंखों की भीतरी सतह पर ओस की बूंदों की तरह कुछ धब्बों सहित लाल व भूरा रंग पाया जाता है और रेस्टिंग स्टेज में
यह पूरी तरह सूखी हुई पत्ती के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टिक इंसेक्ट। पादप की सूखी शाखा या सूखी घास की तरह लंबा, पतला व भूरे रंग का होता है। जब यह पादप के तने पर बैठता है तो इसे तने से विभेदित करना कठिन होता है। यह ऐसा लगता है मानो कोई सूखा तिनका तने पर लगा हुआ हो। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन सी हॉर्स जो है, ऊपर इसका डायग्राम दिया गया है, इसकी बॉडी जो है वो एक्वेटिक वेजिटेशन की तरह, इसकी पत्तियों की तरह कटी फटी पत्तियों के समान होता है। इसी प्रकार से कई प्राणी जो विषैले नहीं होते हैं या हानिकारक नहीं होते हैं, वे विषैले और हानिकारक प्राणियों का अनुहरण करके अपने आप को उनकी तरह विषैले या हानिकारक होने की चेतावनी देते हैं। जैसे हेट्रोडोन सर्प जो है, यह विषहीन होता है, नॉन पॉइजनस होता है, परंतु वह पॉइजनस स्नैक की तरह अपने हेड को फ्लैट करके फुफकारता है और झपटता है। इस तरह वह अपने विषैले होने की चेतावनी देता है। इसी तरह से कुछ अन्य सर्प विषैले जो है पॉइजनस कोरल स्नैक्स की तरह रंग का अनुहरण करते हैं। इसी तरह लेमिंटस जाति की तितली को शिकारी प्राणी खा सकते हैं, परंतु यह तितली एक खराब स्वाद वाली तितली जिसे शिकारी प्राणी नहीं खाते हैं, जिसको डेनिस कहते हैं। तो यह डेनिस तितली की नकल करती है और अपने आप को खराब स्वाद वाली तितली प्रदर्शित करके शत्रुओं से अपना बचाव करती है। इसी तरह से कई मॉथ यानी सलब और वास्प जो हैं कि सलब जो हैं वो वास्प की नकल करते हैं और उनके तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह से फ्लावर फ्लाइज जो हैं वो हनी बी के समान, मधुमक्खियों के समान दिखाई देती हैं, और कई मकड़ियाँ जो हैं वो चींटियों के समान दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी सुरक्षा करते हैं। कई प्राणी खतरे के समय मृत्यु का अनुहरण कर ऐसा प्रदर्शित करते हैं मानो वे मरे हुए हो। इस तरह के व्यवहार से वे अपनी रक्षा करते हैं। जैसे डाइडेल्फिस वर्जीनियाना खतरे के समय अचेत होकर के मृत प्राणी की तरह हो जाता है। इसी तरह कुछ भृंग जो है, जो बीटल्स जो हैं, वो खतरे का आभास होने पर कंकड़ की तरह होकर के गिर जाते हैं और अपने आप को मृत घोषित करते हुए शिकारी प्राणी से अपनी रक्षा करते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर का पश्च भाग इस तरह विकसित हो जाता है मानो वह उसका सिर हो। सिर क्योंकि हेड जो है वो बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है और शिकारी इस पर चोट या हमला करके जंतु को हानि पहुंचाते हैं। हमला यदि पिछले भाग पर हो तो इनका पिछला भाग जो है वो हेड के समान फूला हुआ होता है और यहाँ पर हमला होने पर क्षति कम होती है, डैमेज कम होता है और जंतु शिकारी से बच निकलता है। उदाहरण के लिए लैंटर्न फ्लाई, थैकला जाति की तितली और ट्रिनिडाड लिनस में नकली सिर पाया जाता है। यहाँ पर इनका डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट है एग्रेसिव मिमिक्री। कुछ मांसाहारी शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी शिकार पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुहरण प्रदर्शित करते हैं और इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है काउंसिलिंग एग्रेसिव मिमिक्री एंड सेकंड है एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। तो फर्स्ट है इसमें से गोपक आक्रामी अनुहरण। कुछ शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी अपने शिकार को पकड़ने के लिए और अपने आप को वातावरण के रंगों के अनुरूप अनुकूलित करके अपने आप को छिपा लेते हैं ताकि शिकार प्राणी जो है उन्हें देख न पाए। उदाहरण के लिए मकड़ियाँ आकृति व रंगों में फूलों से मिलती जुलती होती हैं। जब कोई कीट फूलों पर पराग के लिए आता है तो वह इन मकड़ियों को देख नहीं पाता है और ये मकड़ियाँ कीटों को पकड़ करके खा जाती है। इसी प्रकार से मोहक आक्रामी अनुहरण, इस तरह के अनुहरण में प्राणी शिकारी प्राणी जो है अपने में कुछ विशेष आकर्षण उत्पन्न करके शिकार प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। जैसे कुछ मकड़ियाँ ऑर्किड फूलों की तरह दिखाई देती हैं और कीट इन्हें पुष्प समझ करके इस पर आकर के बैठते हैं तो यह उन्हें खा जाती है। इसी प्रकार से लॉफियस नामक मछली गहरे समुद्र में रहती हैं, डीप सी में रहती हैं और यह अपने डोर्सल फिन की फर्स्ट फिन रे को मुंह के ऊपर ऊपरी होठ के नज़दीक आँखों के सामने तक फैलाई रहती है और इसके जो फ्री एंड है वहाँ पर एक मासल उपांग पाया जाता है, फ्लैसी अपेंडेज पाया जाता है। मछली इस रे को दूसरे आधार पर उपस्थित बॉल सॉकेट
जॉइंट के द्वारा आँखों के आगे घुमाती हैं, जिससे आकर्षित होकर के दूसरी छोटी मछलियाँ इसे खाने के लिए इसके नज़दीक आती हैं और यह लॉफियस मछली जो है उन्हें निगल जाती हैं और इस तरह से अपना शिकार पकड़ती है। यहाँ पर बैट्सियन मिमिक्री एंड मुलेरियन मिमिक्री के बारे में बताया गया है। तो जंतुओं में उनका परभक्षी के लिए भोज्य होना या न होना उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि प्राणी खाने में स्वादिष्ट है तो वह परभक्षी प्राणी के लिए उपयुक्त भोज्य पदार्थ बन जाता है तथा हर समय उसकी जान को खतरा बना रहता है। परंतु यदि प्राणी खाने में अस्वादिष्ट है तो परभक्षी से उसे खतरा नहीं है। अतः भोज्य प्राणी अपने वातावरण में उपस्थित अभोज्य प्राणी के प्रकार के प्राणियों का अनुहरण करके अपने आप को बचाते हैं। इस प्रकार के अनुहरण में अनुहारी प्राणी जितनी सफलतापूर्वक अनुकरण करता है उतनी ही वह अपने परभक्षी प्रीडेटर से अपनी रक्षा कर पाएगा। इस तरह के अनुहरण को मिमिक्री को बैट्सियन मिमिक्री कहते हैं, अर्थात वह अनुहरण जिसमें एक असुरक्षित प्राणी किसी सुरक्षित प्राणी का अनुहरण करता है। और इस प्रकार के अनुहरण की खोज सर्वप्रथम 1962 में हेनरी वाल्टर बेट्स ने की थी। बैट्सियन मिमिक्री के अनेक उदाहरण इंसेक्ट्स वर्ग में देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिका की मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो वाइसराय बटरफ्लाई का, और यहाँ पे दिनचर जो इसकी मौत है वो वास्प का अनुकरण करते हैं। सेकंड है मुलेरियन मिमिक्री। इस प्रकार के अनुहरण में अनेक अभोज्य प्राणी परस्पर सादृश्य स्थापित कर लेते हैं और अपनी रक्षा का सामूहिक प्रयास करते हैं। इस तरह के अनुहरण को मुलेरियन मिमिक्री कहते हैं, क्योंकि इस तरह के अनुहरण की खोज एफ मुलर ने 1879 में की थी। रक्षी अनुकूलन अनुहरण के लिए आवश्यक शर्तें जो कि वेलेस ने दी थी, इसमें मिमिक यानी नकल करने वाला प्राणी और मॉडल एक ही क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। अब मिमिक की संख्या मॉडल की संख्या से कम होनी चाहिए, अन्यथा मिमिक की पोल खुल जाएगी। और मिमिक जो है वो बाहरी यानी विजुअल टाइप का होना चाहिए, ताकि शिकारी उनको देखते ही उनके बारे में पता लगा सके। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका बिहेवियरल एडेप्टेशंस, व्यवहारिकी अनुकूलन। तो ये आपस में, क्योंकि एक ही प्रकार के पारिस्थितिकी वातावरण में रहने वाले प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कभी कभी ये संबंध सामान्य न होकर के विशिष्ट हो जाते हैं। ये विशिष्ट संबंध एक ही जाति के प्राणियों के या भिन्न भिन्न जाति के प्राणियों के बीच में हो सकते हैं, और इस प्रकार के विशिष्ट संबंधों के लिए प्राणियों को विशेष रूप से अनुकूलित होना पड़ता है। इस प्रकार के अनुकूलनों को बिहेवियरल एडेप्टेशंस कहते हैं। फर्स्ट है सोशियलिज्म। जैसे मधुमक्खियाँ हैं, तो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की एक छत्ते में मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, क्वीन है और ड्रोन है और वर्कर्स है। तो सभी का काम अलग अलग होता है, लेकिन वो एक साथ में रहती है। इसी प्रकार से टर्माइट्स है, तो उसकी कॉलोनी में वर्कर्स होते हैं, उसमें सोल्जर्स होते हैं, क्वीन होती हैं और मेल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे सोशियलिज्म या सामाजिक प्रकार का एडेप्टेशन दिखाते हैं। सेकंड है कॉमनसेलिज्म। तो इस प्रकार के संबंधों में 2 अलग अलग जातियों के प्राणियों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। सामान्यतः ये भोजन में दूसरे का सहयोग करते हैं, और इस प्रकार का संबंध जो है सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में देखने को मिलता है। थर्ड है इसमें सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में आपने जैसे ये दीमक की आहार नाल में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो कि इसको अपने सेलुलोज को पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को हानि होती है। जिसको फायदा होता है उसको पैरासाइट कहते हैं और जिसको हानि होती है उसको होस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट है एडेप्टेशंस एंड इवोल्यूशन। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में भोजन, सुरक्षा, जनन, उपापचय और समस्थिति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के सफलतापूर्वक निदान पर ही उनका जीवन निर्भर करता है। प्राणी अपने आप को विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त बनाने का प्रयास करता है और इन प्रयासों में प्राणी अपने में उत्तरोत्तर अनुकूली परिवर्तन उत्पन्न करता है और ये जो एडेप्टिव चेंजेज है ये इनके इवोल्यूशनरी चेंजेस को दर्शाते हैं। इस प्रकार की क्रिया में प्राणियों में पूर्व में उपस्थित अनुकूलनों में नए अनुकूलन जुड़ते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नई संतति अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक जटिल होती जाती है और इस तरह के जटिल अनुकूलन उद् विकास में सहायक होते हैं। सभी जेनेटिक एडेप्टिव चेंजेज तो विकासवादी होते हैं, परंतु विकासवादी परिवर्तन अनुकूली नहीं होते हैं। कई बार जैव विकास में सामान्यतः नए अनुकूलन पुराने अनुकूलनों के साथ में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि ये पुराने अनुकूलनों का स्थान स्वयं ले लेते हैं या उनका रूपांतरण मात्र होते हैं। थैंक यू।